नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ओआरओपी 3 का इंप्लीमेंटेशन का डेट है जुलाई 2024 से, यानी कि मुश्किल से 10 से 12 दिन बचे हैं। ना आप ये सोच रहे हैं कि 10-12 दिन में हमें पैसे मिल जाएंगे, ओआरओपी 3 हमें लागू होकर मिल जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 लागू है, लेकिन उसको कब दिया जाएगा वो अभी फिक्स नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2024 खत्म होते होते शायद हमें मिल जाए, या तो फिर 2025 के शुरू में मिल जाए, ऐसे चांसेस हैं। लेकिन उसका ड्यू डेट है जुलाई 2024 से, यानी कि आज से लगभग 12 दिन बाद से। तो ऐसे में ओआरओपी 3 को लेकर के आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ओआरओपी 3 में मेरा पेंशन कितना बढ़ जाएगा। क्या ओआरओपी 1 में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई थी या 2 में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई थी, क्या वैसे ही ओआरओपी 3 में भी मुझे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? आपको ऐसे समय में बहुत सारे टेबल्स भी पेश किए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि आपका पेंशन में 1500 की बढ़ोतरी है, 2200 की बढ़ोतरी है, 3000 की बढ़ोतरी है, ऐसे टेबल्स भी आपके सामने आएंगी। लेकिन हकीकत क्या है, ओआरओपी 3 में कितने तक बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं, आज मैं आपको आरटीआई के जवाब के हवाले से समझाऊंगा। आखिर ओआरओपी 3 में क्या पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, क्या है जो नेगेटिव हैं, वो सारे पॉइंट्स को लेकर के आज का ये वीडियो है। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और पूर्व सैनिक और विधवा पेंशनर से जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझें ओआरओपी 3 का सटीक टेबल आरटीआई से। जी हां, ओआरओपी 3 के रॉ डाटा में आरटीआई के जरिए जो मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन रैंक वाइज मिला था उसको समझे पहले। जी हां, पहले मैं आपको इस टेबल में, यहां जो मैंने खाका बना रखा है वहां पर समझाऊंगा जो मुझे आरटीआई का जवाब मिला था, रॉ मटेरियल जो मुझे मिला था कि मिनिमम और मैक्सिमम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का क्या लिया गया था, जो ओआरओपी का टेबल जारी किया गया, उसका जो जवाब मुझे ओआरओपी में मिला था उसको सबसे पहले तो आपको वो आरटीआई दिखाता हूं, उसका जो जवाब मुझे आया था वो पहले दिखाता हूं। उसको देखने के बाद फिर इस टेबल के बारे में बात करेंगे और आगे मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाऊंगा जो ओआरओपी 3 में लागू होने वाले पॉइंट्स हैं। चलिए उस लेटर को पहले देखते हैं। दोस्तों, जब मैंने ओआरओपी का रॉ मटेरियल मांग करके पीसीडीए को आरटीआई डाला था तो ये जवाब मुझे मिला था, जिसमें मुझे रॉ मटेरियल यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन के बारे में ब्यौरा भेजा गया था। ये मुझे भेजा गया था और मैंने आरटीआई का एप्लीकेशन डाला था। तो इसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच करके मुझे भेजा गया दोस्तों, वो बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ये देखिए, इस डॉक्यूमेंट में जैसे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सिपाही से लेकर के आगे सूबेदार तक रैंक तक का पेंशनर का डाटा भेजा गया था। यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, ये सिपाही वाई ग्रुप वाले पेंशनर्स का है और इसमें जैसे ये क्वालिफाइंग सर्विस आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मिनिमम पेंशन कैसे लिया गया था, मिनिमम पहले आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का लिया गया और उसमें से जो भी मिनिमम है उसको यहाँ पर मिनिमम वाले कॉलम में लिया गया था। आगे फिर मैक्सिमम कैसे लिया गया, मैक्सिमम आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का लिया गया और उसमें से तीनों में से जो मैक्सिमम है उसको इस कॉलम में लिया गया। इस तरीके से इस टेबल को बनाया गया और आगे इस दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके जो एवरेज निकलता है वो एवरेज वाले कॉलम में यहाँ रखा गया और एक्चुअल में जो ओआरओपी में दिया गया वो पेंशन यहाँ पर रखा गया। इस तरीके से ये रॉ मटेरियल, रॉ डाटा मुझे भेजा गया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर सिपाही रैंक के एक पेंशनर का दिखाना चाहता हूँ। ये 17 साल वाला ये वाला कॉलम आप देख लीजिए। इस हिसाब से आगे मैं आपको बाकियों का भी दिखाता हूँ। ये आपको नायक का दिख रहा है, नायक वाई ग्रुप का। तो नायक वाई ग्रुप का मैं आपको दिखाना चाहूंगा 22 साल सर्विस वाले का, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला कॉलम है। यहाँ पर आप देखिए, आगे फिर से मैं आपको हवलदार का दिखाना चाहूंगा। ये हवलदार वाई ग्रुप वाला है। हवलदार वाई ग्रुप का लेंथ ऑफ सर्विस है, मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ लिया गया है और एवरेज कितना निकला था और ओआरओपी 2 में दिया कितना गया वो यहाँ पर लिखा गया है। और हवलदार 24 साल सर्विस वाले का यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला कॉलम है। आगे आपको नायब सुधार का दिखेगा, ये देखिए नायब सुधार वाई ग्रुप का, उसमें नायब सुधार वाई ग्रुप 24.5 साल तक इस टेबल में है। आगे ये देखिए 25 से लेके ये 26 साल वाले नायब सुधार का आप यहाँ पर देखिए, 26 साल वाले नायब सुधार का कैसे लिया गया था। और आगे आपको मैं दिखाऊंगा सूबेदार का दोस्तों, ये रहा सूबेदार वाई ग्रुप का। और सूबेदार वाई ग्रुप का मैं आपको दिखाना चाहूंगा 30 साल सर्विस वाले का, ये देखिए 30 साल सर्विस वाले का। यहाँ पर आपको जो चीजें अभी मैंने दिखाई आरटीआई के टेबल में वो आपने देख ली है। अभी मैं आपको आगे का बोर्ड में समझाता हूँ। तो आप सबने देखा दोस्तों कि रैंक वाइज सिपाही से लेकर सूबेदार तक का मुझे जवाब मिला था। अब उसी आरटीआई के जवाब के आधार पे कुछ आंकड़े मैं आपको समझाऊंगा।
जो उस आरटीआई में जो जवाब मिला था उसमें एक सिपाही 17 साल वाले वाई ग्रुप का क्या सर्विस, क्या पेंशन लिया गया था। मिनिमम पेंशन आर्मी नेवी एयरफोर्स का मिला करके 17,363 रुपए लिया गया था उसमें टेबल में, और दोस्तों मैक्सिमम लिया गया था 19,825। अब दोनों का जब एवरेज निकाला जाता है तो बनता है 18,594 रुपए। लेकिन 17 साल के सिपाही को कितना पेंशन मिला था ओआरओपी 2 में? वो मिला था 18,807 रुपए मिला था। यानी कि जो एवरेज निकला था उससे भी बढ़ा के ओआरओपी 2 में दिया गया था। ये आरटीआई का जवाब बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरटीआई का जवाब बोल रहा है। और वहीं अगर बात करें नायक 22 साल वाई ग्रुप का तो 19,250 रुपए आर्मी नेवी एयरफोर्स का मिला करके मिनिमम। उसके बाद हवलदार 24 साल सर्विस वाले वाई ग्रुप के हवलदार का मिनिमम 20,225, मैक्सिमम 23,138, और जो निकला था टेबल में एवरेज वो निकला था 21,682। लेकिन ओआरओपी 2 के टेबल में दिया गया था 22,257 रुपए, 22,257 रुपए दिया गया था। सुबेदार का रैंक में 31,000 ही दिया गया था, जो ओआरओपी 2 का टेबल बोलता है। अब ये तो था ओआरओपी 2 में इस तरीके से निकाला गया था, जो आपने आरटीआई में भी देखा। अब क्या ऐसी बातें हैं जो ओआरओपी 3 को प्रभावित करती हैं? क्योंकि ओआरओपी 3 का टेबल, एक्यूरेट टेबल हमें तभी पता चलेगा जब ओआरओपी 3 को लागू करके टेबल बाहर किया जाएगा, निकाला जाएगा पीसीडीए की तरफ से। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो ओआरओपी 3 के टेबल को प्रभावित करेंगे, उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम समझते हैं निगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहले नो प्रॉफिट इन प्रमोशन। जी हां, 2016 के बाद जो प्रमोशन हो रहे हैं, यानी कि 7वें पे कमीशन के बाद, उसमें प्रमोशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जी हां, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी एमएससीपी मिल रहा होता है। एमएससीपी मिल रहा होने की वजह से जैसे ही प्रमोशन लगता है, प्रमोशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, क्योंकि वो बढ़ोतरी ऑलरेडी एमएससीपी में मिल चुका होता है। इस वजह से प्रमोशन में कोई बढ़ोतरी ना होने की वजह से अभी जो पेंशन निकलेगा 2023 का, वो बढ़ा हुआ निकलेगा, ऐसे चांसेस कम है। चलिए दूसरा पॉइंट, नो ग्रेड पे। अब जैसे प्रमोशन हो जाता था 2016 से पहले, जैसे अगर मान लीजिए सिपाही अगर नायक बन जाए तो उसका 2000 से 2400 बन जाता था ग्रेड पे, हवलदार बन जाए तो 2800 बन जाता था, नायक सुधार बन जाए तो 4200 बन जाता था, सूबेदार में 4400, 4600, इस तरीके से बढ़ता जाता था ग्रेड पे प्रमोशन के साथ साथ। लेकिन 2016 के बाद प्रमोशन में ग्रेड पे नहीं है, सिर्फ एक इंक्रीमेंट होता है, वो भी अगर एमएससीपी लिया हुआ है तो इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। इस वजह से इससे भी नुकसान है ओआरओपी 3 का टेबल में। अगला पॉइंट, सेम मिलिट्री सर्विस पे एज 2018 इन 2023। जी हाँ, मिलिट्री सर्विस पे में भी कोई परिवर्तन नहीं है। 2018 में भी 5200 था, 2023 में भी 5200 है। इसलिए 2018 में जो ओआरओपी 2 दिया गया था, उसका जो मिलिट्री सर्विस पे का जो फायदा वहां मिला था, सेम वही रहने वाला है 2023 में, इसलिए बढ़ोतरी होने के चांसेस कम है। अगला दोस्तों, नो एसीपी इन बिटवीन। इस बीच में नो सीपीसी, सॉरी, इस बीच में 2018 से 2023 के बीच में कोई भी पे कमीशन भी नहीं आया था, कोई भी ऐसा बढ़ोतरी वाला अलग से डीए मर्ज वगैरह भी नहीं हुआ है, जिस वजह से ओआरओपी 3 के टेबल में बहुत ज्यादा उछाल मिलेगा, ऐसे चांसेस कम है। क्योंकि दोस्तों ओआरओपी 1 2014 में था, उस समय में 7वां पे कमीशन लागू नहीं था। उसके बाद ओआरओपी 2 हुआ है 7वां पे कमीशन लागू होने के बाद, इस वजह से पे कमीशन के वजह से भी पेंशन में फर्क पड़ा था। लेकिन इस बीच में 2018 और 23 के बीच में कोई सीपीसी नहीं है, जिस वजह से भी ओआरओपी 3 में बहुत ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस कम है। अगला पॉइंट, ऑल जेसीओज बिकेम आफ्टर 7 सीपीसी। जी हां, आप समझिए, जेसीओज के लिए सबसे बुरी बात है कि 2018 में जितने रिटायरीज का ओआरओपी 2 के लिए डाटा लिया गया था, वो लगभग 7वें पे कमीशन से पहले ही जेसीओ बने थे, और उनको 7वें पे कमीशन में सर्विस के दौरान जेसीओ को 2.62 का मल्टीप्लिकेशन मिला था। जी हां, जवानों को 2.57, लेकिन सर्विस में जो जेसीओ थे उनको 2.62 का मल्टीप्लिकेशन मिला था। इस वजह से भी उनको ओआरओपी 2 में जितना भी थोड़ा बहुत जेसीओ को फायदा हुआ था, हालांकि जेसीओ को ओआरओपी 2 में बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, लेकिन जितनों को भी थोड़ा बहुत हुआ था वो उस वजह से भी हुआ था 2.62 का मल्टीप्लिकेशन की वजह से। लेकिन जेसीओ जितने भी 2023 में रिटायर हुए हैं, उसमें से ज्यादातर जेसीओ 2016 के बाद बने हैं, यानी कि 2016 का जो फायदा लेना था ले चुके, उसके बाद जेसीओ बने, जिस वजह से ओआरओपी 3 में बहुत ज्यादा फायदा होने के चांसेस कम है। अब चलिए पॉजिटिव पॉइंट, क्या ऐसे पॉइंट है जिससे लगता है कि ओआरओपी 3 में फायदा थोड़ा बहुत मिलेगा? सबसे पहला पॉइंट, अर्ली इंप्लीमेंटेशन। एक फायदा है कि ओआरओपी 3 में
ज्यादा देरी नहीं लगेगी, क्योंकि टेबल बनाने में भी समय नहीं लगेगा। स्पर्श इंप्लीमेंट हो चुका है, अच्छे इंजीनियर को बिठा दें तो 2-4 घंटे में सब कुछ मामला निपटा करके टेबल सामने रख देगा। जी हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इसलिए स्पर्श डाटाबेस में होने की वजह से जल्दी हो जाएगा इंप्लीमेंटेशन। दूसरा पॉइंट, एंट्री लेवल पे 1 इंक्रीमेंट। जी हाँ, 2021-22 में बहुत सारे पेंशनर्स को जो है, जो बाद में 2023 में पेंशन आउट हो गए, उनको एंट्री लेवल पे का फायदा मिला है। जी हाँ, जिस वजह से एक इंक्रीमेंट बढ़ोतरी हुई है, और वो बढ़ोतरी जो है सिपाही से लेकर हवलदार तक ही मिलेगा। नायब सुधार या सूबेदार मेजरों को उसका फायदा मिलने के चांसेस कम है। और आगे नोशनल इंक्रीमेंट, नोशनल पे में भी एक इंक्रीमेंट। जी हाँ, जो नोशनल इंक्रीमेंट है, जिन्होंने कोर्ट केस वगैरह करके नोशनल इंक्रीमेंट ले लिया, इस वजह से भी बहुत सारे पेंशनर्स का एवरेज पेंशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी मिल सकती है नोशनल इंक्रीमेंट में एक इंक्रीमेंट लेने की वजह से, क्योंकि 2018 के बाद बहुत सारे नोशनल इंक्रीमेंट में केसेस हुए हैं, जिस वजह से एक इंक्रीमेंट का फायदा होने की वजह से OROP 3 में भी उसका असर देखने को मिल सकता है बोल रहा हूं। अगला पॉइंट, OPT फिक्स 1 इंक्रीमेंट। जी हाँ, OPT फिक्स को 2017 में लागू किया गया था, जिससे जो उस समय में सर्विस में थे उनको एक इंक्रीमेंट का फायदा हुआ था। अब वो एक इंक्रीमेंट का फायदा भी OROP 3 के टेबल में असर डाल सकता है। और अगला अंतिम पॉइंट, नो मैनुअल स्पर्श डाटा। जी हाँ, मैनुअल कैलकुलेशन नहीं होगा, जो होगा स्पर्श से ही डाटा निकाला जाएगा, क्योंकि 2023 में जितने भी पेंशनर पेंशन आउट हुए हैं, जिनके पेंशन के बेस में OROP 3 मिलना है, उनका डाटा पूरा का पूरा स्पर्श में है, पूरा स्पर्श से ही इंप्लीमेंट किया गया है। इसलिए जो OROP 2 में कई सारी विसंगतियां थी, जैसे कि लेंथ ऑफ सर्विस तो बढ़ गया लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी हुई ही नहीं, तो इस तरीके के जो विसंगतियां हैं, वो विसंगतियां बहुत कम होंगी स्पर्श डाटाबेस की वजह से दोस्तों। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है OROP 3 के लिहाज से। तो OROP 3 में जो निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को अगर कुल मिला के हम देखें तो एक चीज पक्का है, आप इतना ज्यादा आस मत लगा के बैठिए कि OROP 1 या OROP 2 में जितना फायदा मिला था उतना या उससे ज्यादा फायदा हमें OROP 3 में मिल जाए, लेकिन बढ़ोतरी तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिस तरीके से सरकार ने जो एवरेज निकला था, उसके बावजूद भी यहाँ पर OROP 2 में ऐसे थोड़ा बहुत बढ़ा के दिया, उस तरीके का अगर बढ़ोतरी अच्छी तरीके से दिया जाए तो OROP 3 में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन कितना होगा सटीक रूप से तभी बताया जा सकता है जब डाटा सामने आएंगे 2023 के पेंशनर्स के। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।